Hi, how are you all? I hope you all are doing well. I am Jyoti Jun. I teach general studies for all the competitive exams. We already discussed about the historical background of Indian Constitution from 1773 Acts to 1909 Act. Today we will complete this topic. Let's start today's session. इससे पहले हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट, मार्ले मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब जैसे मार्ले मिंटो में पहले मार्ले कौन था? सेक्रेटरी। मॉन्टेग्यू में भी मॉन्टेग्यू है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चैम्सफोर्ड कौन है? चैम्सफोर्ड है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये दोनों रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, फिर से कुछ नया रिफॉर्म लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं कि पहला है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसी होगी? बाइकैमरल। कौन सी सरकार है हमारी? सेंटर सरकार। इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर ये काम कर रहा है और ये काम कर रहा है। ठीक है। अब इनकी जो सरकार है, मेनली तो यही बोला जाता है, ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है, काम ये करता है। तो इसकी जो सरकार है, इसकी काउंसिल है, वो बाइकैमरल होगी। ठीक है। बाइकैमरल का मतलब होता है एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। अब लोअर हाउस कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली। अपर हाउस कौन है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बाइकैमरल बना दिया है गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है। कुछ आ रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देख के समझ में? अपना एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और कुछ नहीं है, यही है। नाम अलग है लेकिन है वही, लोअर हाउस अपर हाउस। ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं। ये अपर हाउस होता है हमेशा। तो यही इसका सिस्टम है। बाइकैमरल गवर्नमेंट आई है सेंटर में, सेंटर की गवर्नमेंट हो गई है। अब जो हमारे प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस की भी एक गवर्नमेंट बनाई थी, उसमें गवर्नर बिठा दिया था, गवर्नर की थी काउंसिल। सेंटर की बात हो गई। अब बात है प्रोविंसेस की। प्रोविंसेस की जो सरकार है, काउंसिल है, अब उसमें ला दिया डायरकी सिस्टम, यानी ड्यूअल
सिस्टम, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। कंफ्यूज मत हो जाना बाय कैमरल में और डायआर्की में। डिफरेंस क्या है? बाय कैमरल में है अपर हाउस, लोअर हाउस। डायआर्की में है सेंटर में भी गवर्नमेंट है और प्रोविंसेस में भी गवर्नमेंट है। ठीक है, प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को लिमिटेड राइट्स है, उसको कंप्लीट राइट्स नहीं है, उसके कुछ राइट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टेक ओवर किए हुए है। इसका मतलब है डायआर्की सिस्टम। डायआर्की सिस्टम पहले भी हमने पढ़ा था 1784 में, ठीक है, लेकिन वो डायआर्की सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं आया था, वो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक्ट आया था। तो डायआर्की सिस्टम में क्या था? एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सिस्टम वही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपर हाउस था, यानी सेंटर था, जिसमें पार्लियामेंट के लोग बैठते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग, और ये प्रोविंसेस की तरह काम करता था। यहाँ कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स थे। डायआर्की सिस्टम का मतलब है ड्यूल गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब बाइकैमरल है तो गवर्नमेंट एक ही, लेकिन उसके दो पार्ट है। पहले इसमें लॉ बनेगा, फिर उसमें जाएगा, फिर उसमें से पास होएगा। तो इसके दो प्रोसीजर है। इसके है भाई तू, तेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास इसकी पावर ज्यादा है। आई थिंक ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में। तो अब प्रोविंसेस के अंदर सरकार कैसी है? प्रोविंसेस की सरकार है डायआर्की। डायआर्की सिस्टम यहां लगा दिया है। अब डायआर्की सिस्टम में क्या है? इसमें कुछ सब्जेक्ट है ट्रांसफर सब्जेक्ट, किस हिसाब से है वो बात करते हैं। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं रिजर्व। ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? एजुकेशन और हेल्थ, ये है ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट कौन से हैं? रिजर्व सब्जेक्ट में है फाइनेंस, मिलिट्री, ये रिजर्व सब्जेक्ट है। अब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, ट्रांसफर सब्जेक्ट पर डिस्कशन कौन करेगा, कौन बनाएगा? पहली बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, वो तो हर एक सरकार में रहेगा, जैसे प्रेसिडेंट रहता है। ये हमारा एक प्रेसिडेंट ही लगा लो, इसी की पावर ट्रांसफर होती है प्रेसिडेंट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और इसके साथ कौन सी होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स लिखें खाली, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। मिनिस्टर्स कौन से हैं? इंडियंस। इंडियंस की सरकार है, इंडियंस मिनिस्टर है 70%। अब इसके अंदर मिनिस्टर्स कौन है? इंडियंस, क्योंकि 1909 में नंबर्स बढ़ गए थे। रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर सेक्रेटरी है, और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है? काउंसिल। और इस काउंसिल में मेंबर कौन है? ब्रिटिश। आया समझ में कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो है इंडियंस के पास, और जो रिजर्व सब्जेक्ट है ये, यानी पैसा और पावर इनके पास है, लेकिन पढ़ाना और हेल्थ का ध्यान रखना इनके पास है। ये डायआर्की सिस्टम प्रोविंसेस में लागू किया। अब क्या आया है? अभी तक जो इलेक्शंस हुए थे, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, बैंक,
बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो लोग सिलेक्ट हुए थे जमींदार, वो कैसे थे, इनडायरेक्ट हो रहे थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस चल रहे थे, इलेक्शन की टर्म का यूज नहीं था। ठीक है, अब क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस्ड, कि जब अब जो होंगे इलेक्शंस डायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। हमारा इससे पहले 1909 के अंदर एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन आया था, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। लेकिन इसके अंदर आया है, अटा नहीं, ये है सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस फॉर, अब आया है सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियन क्या होता है, एंग्लो इंडियंस वही है जो ब्रिटिश वाले लोग हैं और इंडिया के अंदर आके या फिर उनके पेरेंट्स ब्रिटिश रहे हो और बाद में वो इंडियंस बन गए, वहां की नागरिकता उन्होंने ले ली हो, तो वो होते हैं एंग्लो इंडियंस, की बाद में वो इंडिया के अंदर बस गए हैं। तो इनके लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हो गई है। ये है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नाइनटीन 19 के बाद, ये रिफॉर्म्स के बाद क्या आया है, प्रोविंशियल के जो 1919 के अंदर प्रोविंशियल डायरकी सिस्टम है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसकी वजह से आया है एक्ट, जो सबसे बड़ा एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है, कॉम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा डिटेल्ड एक्ट है। 321 सेक्शंस है इसके अंदर एंड 10 शेड्यूल्स है। इतना बड़ा आया है ये एक्ट, और यही बेस है, बेस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ही चीजें हटाई गई है, वरना एज इट इज उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। 1935 एक्ट, ये सबसे बड़ा एक्ट है, सबसे डिटेल्ड है। 1935 में क्या क्या चेंजेस हुए, जो प्रोविंसेस के अंदर प्रोविंशियल डायरकी सिस्टम अबोलिश्ड, इसे हटा दिया गया है, नहीं चला काम, नहीं मानी वहां की गवर्नमेंट, एंड प्रोविंसेस becomes autonomous, became autonomous। अपनी सरकार खुद चलाएंगे अब ये। अब ये सरकार चला रहे हैं, डायरकी सिस्टम यहां से तो हट गया है। सेंटर में क्या है, 1919 में सेंटर में क्या था, बाई कैमरल। अब सेंटर बाई कैमरल तो रहेगा, बाई कैमरल तो है वो। सेंटर को डायरकी सिस्टम और लागू कर दिया, सेंटर में डायरकी सिस्टम।
डायआर्की क्या था? अभी हमने पढ़ा था ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, वही का वही है। अब इसे बाइकैमरल भी बना दिया, और ये भी बाइकैमरल का मतलब इसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस रहेगा, और पावर किसकी रहेगी? सेंटर की। और सेंटर के पास क्या रहेंगे? कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? पुलिस, फाइनेंस। रिजर्व के अंदर क्या रहेगा? रिजर्व के अंदर रहेगा एजुकेशन और हेल्थ। सेम है। अपर हाउस के अंदर कितने मेंबर हैं? अपर हाउस के अंदर मेंबर है 60 में से 34 क्या है? इलेक्टेड। लोअर हाउस के अंदर मेंबर है 144, उसमें से 104 है इलेक्टेड। गॉट इट? ये सिस्टम हुआ है। अब क्या है? इससे पहले 19 के अंदर आया था सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस। इसमें और भी बड़ा कर दिया है, रिप्रेजेंटेशन फॉर द माइनॉरिटीज। जिसकी भी जनसंख्या कम है उसके लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन रहेगा। एक नया कंसेप्ट और आया है, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर माइनॉरिटी रिजर्व सीट। रिजर्व सीट की अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो रिजर्व सीट का, जैसे कि SC/ST दिखा। ये हमारा रिजर्व सीट का कंसेप्ट कहां से है? माइनॉरिटीज है, जो बहुत कम अमाउंट है उसका। वुमेन, ये सोचेंगे माइनॉरिटीज कहाँ है, वुमेन का अभी नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया है। लेकिन माइनॉरिटीज में वुमेन्स भी आती है, माइनॉरिटीज में बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। वुमेन्स का भी एक सेपरेट 33 वुमेन्स का भी तो एक रिजर्व सीट होती है। वो कंसेप्ट यही से है। आजकल जॉब्स में वुमेन को भी तो रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा है कि इतने % भी वुमेन्स होंगी जो आजकल जॉब आए, वो भी रिजर्व कंसेप्ट है, ठीक है। इस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम। रिजर्व सीट्स हो गई है, सेपरेट इलेक्टोरल्स हो गए हैं। उसके बाद फेडरल सिस्टम, फेडरेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन का मतलब है पावर डिवीजन in between center and provinces government, ठीक है। लेजिस्लेटिव, ये है फेडरेशन का मतलब। फेडरेशन का मतलब संघ है, संघ है। सेंटर के अंदर अब कौन आएगा?